नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है ना। तो आइए लेक्चर नंबर 1 ये शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आधुनिक भारतीय इतिहास यहाँ से शुरू है। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं पढ़ना शुरू करता हूँ दोस्तों। ठीक है ना। आप सुनिएगा या फिर आप जो है मतलब पूरा इसको ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है ना। तो देखिए पहला पेज तक मैं ये पूरा पहला पेज है, मैं पूरा जो है इसको पढ़ना शुरू कर देता हूँ। आप ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, वास्को डिगामा जो है वो काले कट तट पर पहुंचा था 1498 ईस्वी में। उसके बाद है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है। वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया गया था। किसने किया था? जमोरिन ने किया था। ठीक है दोस्तों, वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का रहने वाला था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला था। और तस्मान जो है वो हॉलैंड का रहने वाला था। ठीक है। तो पूछता है दोस्तों, मिलान करने के लिए देता भी है। ठीक है। तो पुर्तगाल का था वास्को डिगामा, स्पेन का था क्रिस्टोफर कोलंबस, ग्रेट ब्रिटेन का था कैप्टन कुक और हॉलैंड का था तस्मान, समुद्री यात्री है। ठीक है ना। उसके बाद है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। कहाँ? कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली। ठीक है। भारत में प्रथमतः जो है समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया किसने? पुर्तगालियों ने। ठीक है। बंगाल की बांदेल, चिनसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी तो वो थी हुगली। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखिए पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है। तो सही कथन क्या है? पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ठीक है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था किसने? पुर्तगालियों ने। ठीक है। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जाब चारनाक था। ठीक है। भारत में जो है यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। ठीक है। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। ठीक है। उसके बाद है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग कौन थे? डच। ठीक है। देखिए सही कथन है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ठीक है। और अगला है ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था किसको? लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का सबसे जो पहला अधिकार पत्र है वो किसको प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी थोड़ी सी स्पीड कम लग रही है तो आप जो है वीडियो की स्पीड को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है। 1x पर रहेगा तो मतलब उसको 1.5x या 2x कर लीजिएगा। ठीक है ना, आपको जैसा सही लगे। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लिवेंट कंपनी को पहला अधिकार पत्र मिला था। ठीक है, व्यापार करने के लिए भारत में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया तो जहांगीर। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। अंग्रेजों ने सूरत में। ठीक है। और वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को जो है स्वाली के स्थान पर हराया था, थॉमस बेस्ट। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया अंग्रेजों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था किससे? पुर्तगालियों से लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था कौन था? वो था सर जॉन चाइल्ड। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। ठीक है ना। देखिए सही सुमेलित करना है। सूची 1 है प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये किस संधि से अंत हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-चैपल की संधि से अंत हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो एक्स-ला-चैपल की संधि से अंत हुआ।
द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो अनिर्णायक युद्ध था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ। तृतीय जो है वो पेरिस की संधि से अंत हुआ। और प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ, ब्रिटिश की हार हुई। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की वो था डुप्ले। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की संस्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है किसको, कालबर्ट को। और बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिनसूरा में। कहा था, चिनसूरा में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी। ठीक है, उसके बाद डेनिश आए थे। सही सुमेलित है, देखिए, पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रान के बार डेनिश या डेन, सद्रास डच। ठीक है, तो याद रखिएगा। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए कौन, फ्रांसीसी। ठीक है ना, फ्रांसीसी सबसे अंत में आए। उसके बाद देखते हैं, अब फ्रेंड्स देखिए हम देखेंगे क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है, तो देखिए मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था कौन, मुर्शिद कुली खां। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खां। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ किसमें, प्लासी के युद्ध में। तो याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध है किसके मध्य हुआ था, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है ना, इसमें क्या हुआ, सिराजुद्दौला हार गया। ठीक है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया वह क्या कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में सिराजुद्दौला और किसके मध्य में, लॉर्ड क्लाइव के मध्य में। ठीक है ना, उसके बाद देखिए, वह बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, मीर कासिम। ठीक है ना, किसने, मीर कासिम ने क्या किया, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को जो है संस्थापित किया, बक्सर का युद्ध। ठीक है ना, तो याद रखिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी किसने, शाह आलम द्वितीय ने। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की किसने, मुगल सम्राट ने। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की कब, 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया किसको, मुहम्मद रजा खान को। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वह कौन सी जनजाति है, खासी। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम, सबसे पहले अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक है, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध क्या हुआ था, इसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। तो याद रखिएगा, वांडीवास के युद्ध में 1760 में जो हुआ था, इसमें ब्रिटिश ने यानी कि अंग्रेजों ने फ्रेंच को हराया था, फ्रांस को हराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सही सुमेलित है। ठीक है, बक्सर का युद्ध देखिए, बक्सर का युद्ध मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। वांडीवास का फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। जलियांवाला बाग, ठीक नहीं, जलिया नहीं, मतलब
चिलियावाला का युद्ध, ठीक है ना, चिलियावाला का युद्ध है डलहौजी के विरुद्ध सिख, ठीक है, डलहौजी और सिखों के मध्य हुआ था। खुर्दा का युद्ध निजाम और मराठों के बीच में हुआ था, निजाम और मराठों के बीच में हुआ था खुर्दा का युद्ध, ठीक है। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था, किसने? मराठों ने, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर, ठीक है। तो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। रणजीत सिंह संबंधित थे सुकर चकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से, शाह शुजा से। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन किसने कहा था? महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे कौन? खड्ग सिंह। कौन थे? खड्ग सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन थे? दलीप सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, ठीक है, वह कभी भी रूस नहीं गए थे में से सही कथन है। तो सही कथन कौन सा है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, यही सही कथन है, ठीक है। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य थे। सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मानसेल, ठीक है, ये लोग सदस्य थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 में विजयी कौन हुआ था? हैदर अली। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, सर आयर कोट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम को। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पर? पोलीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी किसके साथ? श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए 1799 ईस्वी में। यहाँ पर सही सुमेलित करना है। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? हैदर अली विजयी हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ये अनिर्णायक युद्ध था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दे दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ? टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया, ठीक है। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखिएगा, हैदर अली विजयी हुआ था। दूसरा युद्ध जो अनिर्णायक था। तीसरा युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हो गया और अपना पूरा जो भूभाग था, जमीन जायदाद, वो सब अंग्रेजों को दे दिया। और चतुर्थ में क्या हुआ? फिर से टीपू सुल्तान लड़ा और इस युद्ध में वो मारा गया, ठीक है। टीपू सुल्तान का निधन कब हुआ था? 1799 में हुआ था, ठीक है ना। टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी अंग्रेजों से? श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था, ठीक है ना। और टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया था 1780 में पोलीलूर में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। कहाँ पर? सरघना में। सही कथन है। देखिए सही कथन है, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। तो ये सही कथन है, ठीक है। ये भी देखिए सही कथन है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल और वायसराय देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये सभी सही कथन है। क्या क्या लिखा गया पढ़ लेते हैं। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने जो है द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े, ठीक है। उसके बाद देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? वारेन हेस्टिंग्स से। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग ने, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया किसने? वारेन हेस्टिंग ने। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? वारेन हेस्टिंग। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा जो है का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई, कॉर्नवालिस ही था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में स्थित है। 1802 की बसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया किसके काल में? लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम है हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। ठीक है, सिंधिया। आगे बढ़ते हैं, छोटा कर देता हूँ। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध का नवाब। नोट, यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज्य तथा मैसूर के शासकों में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। किसने? इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी, लॉर्ड वेलेस्ली। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। सही सुमेलित करना है। देखिए, हेक्टर मुनरो संबंधित है किससे? बक्सर के युद्ध से। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध से। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से। और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। लॉर्ड हेस्टिंग्स से। ठीक है। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे। कब से कब तक? 1820 से 1827 ईस्वी तक। ठीक है। तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह था कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठगों के दमन से संबंध था कैप्टन स्लीमैन। सत्य प्रथा पर पाबंदी लगाई किसने? विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक के द्वारा सत्य प्रथा समाप्त की गई 1829 में। बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया 1789 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था कुप्रशासन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। सही सुमेलित करना है। 1849 पंजाब का विलय हुआ था 1849। सतारा का विलय 1848। अवध का विलय 1856। करौली का विलय 1855। ठीक है, तो याद रखिएगा 1855 में करौली का, अवध का 56 में, सतारा का 48 में, पंजाब का 49 में। ठीक है। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की डलहौजी। ठीक है, डलहौजी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों का विलय का सही क्रम है। तो सबसे पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी। पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी। पहले सतारा, संबलपुर, फिर झांसी। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई लॉर्ड एलन बरो के समय। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जेम्स आउट्रम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वह था लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था बम्बई और थाने के मध्य। भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई 1853 में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा शुरू की
ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ठीक है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय में। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। बहुत पूछता है, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 ईस्वी की सम्राज्ञी की घोषणा ने। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1858 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलेनबरो, ठीक है। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि से व्यापकगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग। 1829 ईस्वी का 17वां रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ठीक है। पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 में, ठीक है। 1818 में पेशवाई को 1818 में। सही सुमेलित है। सर जॉन शोर निष्क्रियता से, एलेनबरो सिंध का विलय, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय और लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक है। आगे देखिए, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना और लॉर्ड लिटन द्वितीय आंग्लो अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, ठीक है। वह गवर्नर जनरल जो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है कौन है? जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक है। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, लॉर्ड मेयो। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड की नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था लिटन। भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड कर्जन। द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल लॉर्ड कर्जन का था और पहले पर था लिनलिथगो, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी लॉर्ड लिपन द्वारा। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे था? यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से। महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा जो है स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अभिग्रहण किया गया लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। देखिए, सही सुमेलित है। क्लाइव किसे संबंधित है? बंगाल में दोहरा शासन। तो याद रखिएगा, बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव। अंग्रेजी शिक्षा बेंटिक। प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना लॉर्ड मेटकॉफ। सती प्रथा का निषेध लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वायत्त शासन लॉर्ड रिपन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था, यह भी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी किसने? जी.के. गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन वायसरायों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले लॉर्ड कर्जन, फिर हार्डिंग, उसके बाद चेम्सफोर्ड, फिर इरविन, ठीक है। फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन द्वारा। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी, लॉर्ड मिंटो। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग था, ठीक है। यहाँ पर सही सुमेलित है। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग, ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन, इल्बर्ट बिल रिपन, ठगी का दमन विलियम बेंटिक, रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग।
ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित हुआ लॉर्ड हार्डिंग के काल में। ठीक है, 1911। ठीक है, सही सुमेलित है। चुक का सिद्धांत, हड़प नीति, डलहौजी। बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन। बंगाल में द्वारा शासन, क्लाइव। सामाजिक सुधार, बेंटिक। ठीक है, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन चार्ल्स कार्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किस। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन, इसमें जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल और मार्किस। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन, गिलबर्ट जॉन एलियट मरे किनीमांड मिंटो का अर्ल। गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन, आर्कीबाल्ड पर्सिवल वेवेल बाईकाउंट और अर्ल वेवेल। ठीक है दोस्तों, यहाँ से उसके बाद है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तो चैनल भी नया ही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।